वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि आप मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो, या आपका फ्रेमवर्क क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो ये वीडियो में यही टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई विल बी गिविंग यू डिफरेंट एग्जांपल्स ताकि आपको क्लियरली और इजीली समझ में आ जाएगा कि मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढते समय क्या फ्रेमवर्क्स हमें यूज करने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर पीछे देखोगे तो there is a very famous quote by the investor by the name Thomas Phelps. He says to make the money in stock, you should have vision to see, courage to buy, and patience to hold. And patience is rarest amongst these three. इसका मतलब यदि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए इन फ्यूचर, देन यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ पेशेंस। तभी एक्चुअली उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है। बिकॉज मल्टी बैगर जो स्टॉक्स होते हैं that doesn't happen in next one या next 6 months, not even next 1 year. Multi-baggers get created actually over the period of time, next 4 to 5 years या even 10 years. So let's start with multi-baggers ढूंढने के लिए क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरियाज होते हैं या क्या बेसिक फ्रेमवर्क है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो यदि आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से ह्यूज रिटर्न्स कमाने का एक सीक्रेट फॉर्मूला देख रहे हो, तो वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला इज यूज द प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। सो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग को सिंपली जानने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कि गोल्ड रश के समय में क्या हुआ था। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 1848 टू 1852 की ड्यूरेशन में गोल्ड रश हुआ था। यानी बहुत सारे लोग यहाँ पर माइनिंग कर रहे थे टू गेट द गोल्ड आउट ऑफ इट। बट सबसे ज्यादा बेनिफिट ये ड्यूरेशन में किसको हुआ? जो माइन कर रहे थे उनको नहीं हुआ, बट जो पिक्स एंड शॉवल्स जो इक्विपमेंट्स लगते हैं टू माइन द गोल्ड उनको हुआ। एंड दिस इज नथिंग बट द प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। तो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में बेसिकली आपको जो एंड इंडस्ट्री है इस पे बेट नहीं करना है या इस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि एंड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा या उसके वजह से मार्जिन यहाँ पे कंप्रेस हो जाते हैं, या देयर कैन बी एन नंबर ऑफ मल्टीपल रीजंस व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू जो एंड इंडस्ट्री है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग विथ वेरी वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग केस स्टडी। तो मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को 2020-2021 में आइडेंटिफाई किया था जस्ट एट 80 या 90 रुपीज। और करंटली यदि आप देखोगे तो इट इज ट्रेडिंग मोर देन 1200 टू 1300, और ये मोर देन 10 बैगर हुआ है। एक्शन कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो भी क्रिएट किया था जस्ट आफ्टर माय प्लांट विजिट्स, तो जरूर आप वो भी देख सकते हो। तो ये जो स्टॉक मल्टी बैगर हुआ है उसके बेसिक रीजंस क्या है? दैट इज नथिंग बट द प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। तो जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी बुलिश ऑन क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड्स आ जाते हैं या पोर्ट्स आते हैं या रेलवे का अलग अलग नेटवर्क वहां पे वो इंक्रीज कर रहे हैं। एक ह्यूज कैपेक्स चल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यदि आप देखोगे तो इट इज अ लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। सबसे ज्यादा कैपेसिटी है उनके पास एंड उनकी बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है। यदि आप देखो तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव टू ग्रो देयर बिजनेस। एंड ये जो स्टॉक है वो हार्डली 10-12 पी पे अवेलेबल था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 70-80-90 रुपीज। कंपनी ने एक्चुअली बायबैक भी किया था, आप हिस्टोरिकली देखोगे बिफोर 2020, जब भी एक्चुअली साइकिल जो थी दैट वाज नॉट इन देयर फेवर। बट जैसे ही साइकिल फेवर में आ गई या गवर्नमेंट का पुश आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी पे, देन दे हैव स्केल्ड इट वेरी वेरी नाइसली। तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क हो गया प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का, सेकंड फ्रेमवर्क हो गया कि मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी का, अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टिंग करते हो तो कोई एक फैक्टर प्ले आउट नहीं करता, आपको मल्टीपल मेंटल मॉडल्स आपके दिमाग में होने चाहिए या मल्टीपल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। सिंगल फ्रेमवर्क से कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं होती। तो यहाँ पर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स जो यूज हुए हैं या प्ले आउट हुए हैं, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, देन मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। एंड ये इसका सारा का कॉम्बिनेशन जो है दैट हैज रिफ्लेक्टेड इनटू अ मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बहुत अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आप सिर्फ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग को फॉलो कर सकते हो। प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग से ही आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल सकती है। हर एक सेक्टर का आप प्रॉक्सी प्लेयर यहाँ पर ढूंढ सकते हो। और ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आप कौन से सेक्टर्स का जो प्रॉक्सी है दैट यू हैव आइडेंटिफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद में लेट्स कम टू द सेकेंड फ्रेमवर्क जो मैं जनरली यूज करता हूँ अलॉन्ग विद द प्रॉक्सी, दैट इज पीई री रेटिंग।
यदि आप देखोगे तो आपके जो रिटर्न्स है या स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस है, दैट इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पीई एंड करंट अर्निंग्स। तो जितना आपका पी आगे जाके इंक्रीज होगा, एज वेल एज जो करंट अर्निंग्स है वो जितने इंक्रीज होंगे, उसका ही डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है वो आपके करंट मार्केट प्राइस में या फ्यूचर के मार्केट प्राइस में होगा। इसीलिए ये दोनों क्राइटेरियाज को आपको फोकस करना है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आगे जाके कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ तो आएगी ही, बट पी की री रेटिंग भी हो जाएगी। पी री रेटिंग के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो क्रिएट किया है विद मल्टीपल एग्जांपल्स, तो जरूर आप ये जो वीडियो है उसको देख सकते हो। इट कैन बी अ वेरी गुड लर्निंग फॉर यू। तो पी री रेटिंग में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि एक नीश बिजनेस आइडेंटिफाई करना है, एक अच्छी मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है, अगेन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को आपको देखना है, बैलेंस शीट को देखना है। एंड सपोज आपको ऐसा बिजनेस बहुत अर्ली स्टेज पे मिलता है, जनरली जब भी मार्केट में कुछ निगेटिविटी हो या जनरली जब ये जो बिजनेस है वो ज़्यादा आइडेंटिफाइड नहीं हो, तभी मोस्टली आपको ये जो बिजनेस है वो एक अच्छे वैल्यूएशन में मिल सकता है। ऐसे ही एक बिजनेस को मैंने लगभग 2 इयर्स पहले आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। तो ये इनका बिजनेस यदि आप देखोगे तो दे आर इनटू बेसिकली टू डिवीजन। एक उनका हो गया सोलार कंट्रोल फिल्म्स, जो कार के विंडो पे लगती है टू गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सोलार रेस। इसके अलावा जो सेकंड डिवीजन है वो उन्होंने रिसेंटली शुरू किया है, दैट इज पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स, जिसके लिए कंपनी को रिसेंटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है इट वाज अवेलेबल हार्डली एट 7 to 8 times प्राइस टू अर्निंग जस्ट बिफोर 2 इयर्स, बिकॉज वो समय में कुछ चैलेंजेस थे रिलेटेड टू द बिजनेस या ओवरऑल सेक्टर पैकेजिंग फिल्म्स इंडस्ट्री। इसको कमोडिटी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है बिकॉज जो मार्जिन है वो काफ़ी वोलाटाइल होते हैं बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड नैरेटिव्स। और जो बाकी कंपनीज है जैसे कि यूफ्लेक्स है या पॉलीप्लेक्स है या कॉस्मो फिल्म्स है, दे आर एक्चुअली प्योरली कमोडिटी प्लेयर्स। एंड उसके साथ में ही जो गरवारे हाईटेक है उसको भी कंसिडर किया जा रहा था। बेसिकली ये भी कमोडिटी पैकेजिंग फिल्म्स में से ही एक प्लेयर है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि बाकी जो प्लेयर्स है उनकी अर्निंग्स यहाँ पर काफ़ी फॉल हो गई। बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर लॉस भी आप देखोगे तो पोस्ट किया है। बट गरवारे की जो अर्निंग्स है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हुई है। एंड गरवार हैज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो एक्चुअल में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने उनके टोटल रेवेन्यूज में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू का परसेंटेज है वो कैसे इंक्रीज किया है। तो उनके जो सोलार कंट्रोल फिल्म्स एंड पेन प्रोटेक्शन फिल्म्स जो है बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कंज्यूमर डिवीजन। तो वहाँ पर काफ़ी उन्होंने इंक्रीज किया है उनके टोटल रेवेन्यूज जो आ रहे थे। एंड इसी वजह से कंपनी के मार्जिन भी यहाँ पर एक्सपांड हुए। एंड इसके बाद में स्टॉक को एक अच्छा री रेटिंग मिल गया। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो मल्टीबैगर क्यों बना, तो यहाँ पर बेसिकली अर्निंग्स में ग्रोथ तो आई ही, बट इसके अलावा जो पी है दैट आल्सो गॉट एक्सपांडेड फ्रॉम 7-8 टू करंटली मोर देन 30 to 35 times। तो अगेन आई वांटेड टू रिपीट द सेम थिंग कि यदि आपको मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई करना है तो यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लो पी। आप 50 पी या 100 पी में इन्वेस्ट करके आपको मल्टी बैगर कभी भी मिलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर पी री रेटिंग नहीं होगा। करंटली बुल मार्केट चल रहा है तो दैट इज अ डिफरेंट केस, 50 पी भी 100 पी हो रहा है, बट ये नॉर्मल मार्केट सिचुएशंस में नहीं होगा। इफ यू कैन आइडेंटिफाई 7-8 टाइम्स का पी या 10-15 टाइम्स का पी, एंड इफ एक्चुअली दैट पी गेट्स रीरेटेड टू 50-60 या इवन 100 टाइम, देन ओनली यू गेट द मैसिव रिटर्न्स या मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। एंड ऐसे बहुत जो स्टॉक्स है मैंने अलग अलग स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये जो सारे अलग अलग फैक्टर्स है जिससे हेल्प से मुझे मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो इसका मैंने एक फ्रेमवर्क कर लिया है या एक मेरा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी बनाया है विच आई कॉल एज अ स्प्रिंट। तो स्प्रिंट में यदि आप देखोगे तो आई स्टार्ट विद सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, उसके बाद में पी रेटिंग आ जाता है जिसके बारे में रिसेंटली हमने डिस्कस किया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिलियंट ग्रोथ पोटेंशियल। इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर बिजनेस है इसमें एक कुछ ट्रिगर होना चाहिए जिसके वजह से उनकी जो अर्निंग्स है वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है। उसके बाद में जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द स्कटलबट, दैट मीन्स इन्फॉर्म्ड स्कटलबट रिसर्च, जिस पे मैं काफ़ी फोकस करता हूँ। बिकॉज आपको रियली एक अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है स्मॉल एंड मिड कैप्स को, तो सिर्फ आपको बैलेंस शीट पढ़ के या एनुअल रिपोर्ट पढ़ के या इवन कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ के सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। यू एक्चुअली हैव टू गो ऑन ग्राउंड एंड अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बाय डूइंग द स्कटलबट रिसर्च। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा विद सम एग्जांपल्स।
नेक्स्ट इज बेसिकली जो सेक्टर में टेलविंड्स है, यदि आप सेक्टर के टेलविंड्स के साथ ही जाते हो तो आपका जो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन है एंड जो रिटर्न्स है, इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। एंड द लास्ट वन इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट हैज़ टू बी अ ट्रस्टवर्दी एज वेल एज इट शुड बी अ कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, बिकॉज यहाँ पे जो स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स है इसमें मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होती। मोस्टली ये जो है वो फैमिली ड्रिवन ही बिजनेसेस होते हैं, इसीलिए राइट मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि आपको मेरे स्प्रिंट फिलोसॉफी से एक अच्छा लर्निंग हुआ होगा तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट करके लिख दीजिए। तो फिलोसॉफी के बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन के बाद लेट्स मूव अहेड विद सम मोर एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट टू आइडेंटिफाई द मल्टीबैगर इज स्कटलबट रिसर्च। तो स्कटलबट रिसर्च यानी आप जाके उनके मैनेजमेंट को मिलिए, उनके कस्टमर्स को मिलिए, उनके सप्लायर्स को मिलिए, उनके एम्प्लॉयज़ को मिलिए। तो जितना आप इंडस्ट्री में जाके एक्चुअल में स्कटलबट करोगे या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करोगे या वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करोगे, उतना ही आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगा, जिसके यूज से आप आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का फ्रेमवर्क है या जो फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया था पहले, जिसके बारे में मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो क्रिएट किया है, जिसका नाम है प्रवेक करके। तो यदि आप प्रवेक का बिजनेस मॉडल देखोगे तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल। वो गवर्नमेंट से उनको अलग अलग लैंड अलॉट होता है जहाँ पर वो सेमी परमानेंट जो टेंटेड स्ट्रक्चर्स है इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में उसको वो पर डे के हिसाब से रेंट करते हैं। उनके काफ़ी अलग अलग इंटरेस्टिंग लोकेशंस पे ये टेंट सिटीज़ है या टेंटेड स्ट्रक्चर्स है या सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में है या रन ऑफ कच्छ में है या वाराणसी में गंगा जी के पास में भी है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोकेशंस में है इनके टेंट सिटीज़ एंड कंप्लीट असेट लाइट मॉडल है। मोस्ट ऑफ द जगह पे उनको गवर्नमेंट से लैंड मिलता है। कुछ-कुछ जगह पे आप देखोगे तो उन्होंने रिसेंटली खुद का जो लैंड है वो परचेज़ किया है। बट जो स्ट्रक्चर है अगेन इट इज़ अ टेंटेड स्ट्रक्चर, वो बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए टर्न अराउंड टाइम आप देखो तो काफ़ी कम है और इसीलिए उनका जो आरओसी है इट इज़ वेरी वेरी हाई। तो ये केस में एक्चुअली हैव गॉन एंड विजिटेड देयर कपल ऑफ टेंट सिटीज़। एक तो हो गया उनका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हो गया जो काफ़ी पुराना टेंट सिटी है, या इसके अलावा उनका जो सबसे फर्स्ट टेंट सिटी था एट रन ऑफ कच्छ वो भी मैंने विजिट किया था एंड आई गॉट द एक्चुअल इनसाइट्स फ्रॉम देयर वाराणसी टेंट सिटी। तो आपको स्कटलबट करने के लिए यू हैव टू गो आउट ऑफ योर होम या योर ऑफिस, देन ओनली यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ग्राउंड में क्या चल रहा है एंड it actually gives you a very very good returns if you can able to join these small dots, because connection of the dots is very very important। एंड अगेन आई वांट टू रिपीट दैट कि मल्टी बैगर्स यदि आपको फाइंड करने हैं तो आपको एक सिंगल फ्रेमवर्क नहीं लगेगा, आपको मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यहाँ पर वर्क होंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इन केस ऑफ प्रवेग अगेन पी बहुत कम था वो समय में, आई हैव डन माई स्कटल बट एंड उसके बाद में मैनेजमेंट ने आगे जाके काफ़ी एक एग्रेसिवली जो ऑर्डर्स है दे आल्सो गॉट दोज ऑर्डर्स। इसी वजह से जो स्टॉक इनिशियली 100-150 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था, वो स्टॉक ने लगभग 1200-1300 रुपीज़ का हाई क्रिएट किया था एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 700 रुपीज़। तो आपको मल्टी बैगर्स फाइंड करने के ये बेसिक क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे आप ये क्राइटेरियाज को मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे देन प्रोबेबिलिटी आपका काफ़ी बढ़ जाएगा मल्टी बैगर्स फाइंड आउट करने का। एंड अगेन आई वांट टू रिपीट दैट मल्टी बैगर्स आर नॉट क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ बुल मार्केट। मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक अच्छे वैल्यूएशंस का या इनिशियल एंट्री पॉइंट जो होगा आपका वो काफ़ी कम वैल्यूएशंस पे रखना है, उतने ही आपके जो रिटर्न्स है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये 3 एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल आइडेंटिफाइंग द मल्टी बैगर स्टॉक, जो है बेसिकली टू आइडेंटिफाई जहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने वाला है इन फ्यूचर या प्रोडक्ट मिक्स का चेंज होने वाला है, कंपनी इज मूविंग फ्रॉम लो प्रोडक्ट सेगमेंट टू हायर प्रोडक्ट सेगमेंट। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज अबाउट द ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जनरली कभी प्ले होता है कि कंपनी ने जस्ट कैपेक्स कंप्लीट हुआ है, उनकी सारी फिक्स कॉस्ट जो है वो लग गई है, इसी वजह से उनके करंटली मार्जिन्स यहाँ पर थोड़े रिड्यूस है या डिप्रेस्ड है। बट आगे जाके जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा उसके हिसाब से आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन्स है वो भी एक्सपांड हो गए। और मार्जिन्स क्यों एक्सपांड हो गए, बिकॉज जो फिक्स कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा बट रेवेन्यूज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएंगे और इसी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बढ़ जाएंगे एंड इसी वजह से जो
बॉटम लाइन है या प्रॉफिट से वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा कंपेयर टू टॉप लाइन। और हर एक इन्वेस्टर का यही फोकस होना चाहिए कि उसको ऐसा कोई फ़िल्टर्स डेवलप करने हैं या फ्रेमवर्क्स डेवलप करने हैं, जिससे उसको अलग-अलग स्टॉक्स मिले, जहाँ पे टॉप लाइन से यानी रेवेन्यू से जो बॉटम लाइन है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है। ऐसे कंटिन्यूअसली यदि आप आइडेंटिफ़ाई करोगे अलग-अलग स्टॉक्स को, तो आपको डेफ़िनेटली बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स मिल सकते हैं। हिस्टोरिकली यदि आप देखो तो दीपक नाइट्राइट के केस में भी यही हुआ था, जब भी वो 2017-18 में फेनॉल रिलेटेड एक ह्यूज कैपेक्स कर रहे थे, लगभग 2,50,000 मेट्रिक टन्स का। जो समय में जो फेनॉल है वो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था, और वो समय में उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दैट कैपेक्स। सिमिलरली यदि आप देखो तो लॉरस लैब्स के केस पे भी यही हुआ था कि उनके जो प्रॉफिट्स थे वो 90 करोड़ से लगभग 900 करोड़ हो गए, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज वो समय में प्ले हो रहा था। उनके जो कैपेक्स है वो ऑनलाइन आ गए थे, एंड इसके वजह से उनके जो मार्जिन है वो भी बढ़ गए थे, अलॉन्ग विद सम चेंज इन टू प्रोडक्ट मिक्स एज वेल। प्रोडक्ट्स मिक्स रिलेटेड और एक वेरी गुड एग्जांपल कैन बी आइशर मोटर्स। तो आइशर मोटर्स के केस में भी यदि आप देखोगे तो इनिशियल उनका जो बिजनेस था वो हेवी व्हीकल्स का था या ट्रक से रिलेटेड था, एंड उन्होंने स्लोली शिफ्ट किया वो बिजनेस से, जो रॉयल एनफील्ड का ब्रांड उन्होंने क्रिएट किया। और इसी वजह से आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इंप्रूव हुए, एंड इसका जो फाइनल रिफ्लेक्शन है वो पी में भी आ गया या पी री रेटिंग हो गया। और ये जो दोनों फैक्टर्स है वो साइमल्टेनियसली प्ले हुए, यानी अर्निंग्स की भी ग्रोथ आई, और उसी वजह से पी भी आप देखोगे तो यहाँ पर री रेट हो गया या एक्सपांड हो गया। एंड फाइनली जो रिटर्न्स है इट हैज़ बीन अ मैसिव रिटर्न्स फ्रॉम 2007-8 पीरियड टिल 2015-16। तो मल्टीबैगर्स फाइंड आउट करने के लिए अब तक हमने 4 अलग-अलग फ्रेमवर्क्स के बारे में देखा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीबैगर्स फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी सस्ते होने चाहिए, और ये सारे केस स्टडीज़ में इनिशियल वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते थे। और यदि आप इसको ही रिलेट करोगे वॉरेन बफेट जी के कोट से, तो ही सेज दैट कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब तक आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे अच्छे क्वालिटी कंपनी नहीं मिलती, तब तक आपको मल्टीबैगर्स नहीं मिलेंगे। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट ओनली फाइंडिंग आउट द ग्रेट बिजनेस, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग आउट द ग्रेट बिजनेस एट राइट प्राइस। इसीलिए एंट्री वैल्यूएशंस का सही होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट द अनदर पैरामीटर विच इज़ बेसिकली अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, बट हिस्टोरिकली मेरे लिए जो वर्कआउट हुआ है दैट आई विल स्टार्ट विद। तो अनूप इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है, दे आर इनटू हीट एक्सचेंजर्स मैन्युफैक्चरिंग। या आप देखोगे तो अगेन इट्स अ प्रॉक्सी प्ले फॉर द कैपेक्स विच इज गोइंग ऑन इनटू ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, बट यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है वो मैं आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा विच इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो यदि आप उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ उनकी जो बेसिकली जो मार्जिन से उसको कंपेयर करोगे, तो अनूप ने ऑलवेज 20-22% से ज़्यादा जो है वो इबिटा मार्जिन मेंटेन किए है फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उनके यदि आप कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो उनके हार्डली जो मार्जिन है वो 8%, 10% या 12% के है। तो डेफिनेटली अनूप इंजीनियरिंग हैज़ डन समथिंग डिफरेंट कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। इसी वजह से उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी बेटर है। और यदि आप थोड़ा डिग करोगे तो अनूप इंजीनियरिंग ने काफ़ी अलग अलग इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनके साथ जॉइंट वेंचर्स किए हैं या टाई अप किए हैं फॉर द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड इट हैज़ वर्कड आउट फॉर अनूप इंजीनियरिंग रियली रियली वेल। अनूप इंजीनियरिंग के बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है यूट्यूब चैनल पे, तो ज़रूर आप उसको भी देख सकते हो। अनूप इंजीनियरिंग का भी आप देखोगे तो इनिशियली जो स्टॉक प्राइस था वो 10-12 पी के आसपास था, जब भी जो स्टॉक है वो 300-400 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था। एंड इट हैज़ बीन अगेन अ वेरी गुड मल्टी बैगर फॉर मी, बिकॉज सीक्रेट सॉस टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर इज दैट कि आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक को तभी स्टडी करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, जब भी वो स्टॉक में कोई भी यूफोरिया ना हो या वो बिजनेस को बहुत कम एनालिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तभी आपको वो जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस में मिलेगा। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर फ्रेमवर्क जिसके हेल्प से आप मल्टीबैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच इज़ नथिंग बट द बीइंग एट द राइट इंडस्ट्री एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैंने टिना रबर जैसे जो स्टॉक है उसको भी काफ़ी अर्ली आइडेंटिफाई किया था, एंड इसके बाद में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री हैज़ प्लेड आउट वेरी वेरी वेल। लगभग 150 रुपीज़ के आसपास मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पे भी जो थीसिस है वो सिमिलर ही था कि अर्निंग्स यहाँ पर ग्रो हो रही थी, जो पी था वो काफ़ी कम था, उसके बाद में पी री रेटिंग हो गई, पी आप देखो तो 50, 60, 70 टाइम्स के ऊपर चला गया था। एंड इनिशियली जो पी में अवेलेबल था ये स्टॉक वो लगभग हार्डली 12, 13, 14 टाइम्स के आसपास अवेलेबल था।
तो पी री रेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद में आप देखो तो अलग अलग फैक्टर्स जो फ्रेमवर्क से उसको जुड़ सकते हैं। जैसे कि ये केस में एक फ्यूचरिस्टिक जो सेक्टर है रिसाइकलिंग का, जिसके बारे में अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अगेन वेरी वेरी सीरियस, जिसके रिलेटेड ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे कि टायर रिसाइकलिंग में भी हो रहा है, जिसमें टीना रबर इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेयर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग में हो रहा है, जिसमें इकोरिको जैसी कंपनीज है। तो मैंने टीना रबर या इकोरिको ये दोनों ही स्टॉक्स में एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो। इसके अलावा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का भी एक इन डेप्थ वीडियो क्रिएट किया है विद एग्जांपल्स ऑफ मेनी मेनी प्लेयर्स, वो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एंड इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ ट्रिगर होना चाहिए। सपोज वो बिजनेस में कोई ट्रिगर नहीं है अर्निंग्स रिलेटेड या अर्निंग्स के ग्रोथ रिलेटेड, देन एक्चुअली आपको मल्टीबैगर नहीं मिलेगा। तो बेसिकली वैल्यू स्टॉक रिमेन्स वैल्यू इफ देर इज नो ग्रोथ। तो आपका जो एम है दैट इज नॉट ओनली टू लुक फॉर द वैल्यू स्टॉक या सस्ते स्टॉक्स या चीप स्टॉक्स। अलॉन्ग विद द वैल्यू या चीप स्टॉक्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट ट्रिगर जो आगे जाके प्ले आउट होगा, जिसके वजह से एक्चुअल में जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो आएगी। तो आपको राइट वैल्यूएशंस पे ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा भी करना नहीं है कि जो स्टॉक करंटली 150 पी पे ट्रेड कर रहा है एंड प्रोबब्ली उसकी जो अर्निंग्स है वो करंटली 40-50% से ग्रो हो रही है। क्वेश्चन ये है कि कितने ड्यूरेशन तक वो अर्निंग जो है वो 40 या 50% तक ग्रो होती रहेगी, एंड ऑलरेडी ये जो ग्रोथ है वो फैक्टर इन हो गई है उसके वैल्यूएशंस पे या प्राइस में। आपको वो फैक्टर इन होने के पहले आइडेंटिफाई करना है। यदि आप लेट हो जाते हो एंड अर्निंग ग्रोथ का मिस आ जाता है, देन आपका परमानेंटली जो कैपिटल है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो सकता है या वाइप आउट हो सकता है। यदि आप देखो तो विप्रो ने 2000 या 2001 ईयर में जो हाई क्रिएट किया था, जब भी जो स्टॉक का पी था वो 750 टाइम्स था, और वो जो हाई क्रिएट किया था वो विप्रो ने ऑलमोस्ट आफ्टर 19 टू 20 ईयर्स ब्रेक किया इन 2019। तो बेसिकली आपको 19 ईयर्स के लिए यहाँ पर कोई भी रिटर्न्स नहीं मिले हैं। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि करंट मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें अर्निंग्स नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूफोरिया स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा रैली हो गए हैं। एंड एक लंबे समय के लिए यहाँ पर कुछ जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो हॉट सेक्टर के स्टॉक्स है, इसमें एक लंबे समय के लिए रिटर्न्स यहाँ पर नहीं बनेंगे, बिकॉज दीज बिजनेसेस आर नॉट बैक्ड बाय एनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। सिर्फ यूफोरिया है, इसीलिए जो स्टॉक प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा रैली हुई है। इसीलिए आपको ये जो सेक्टर्स है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है उससे दूर रहना है, बिकॉज ये केसेस में आपका जो कंप्लीट कैपिटल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द बुल मार्केट। आपको राइट कंपनी को राइट वैल्यूएशंस पे लेना है, जहाँ पर एंट्री वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हो, प्रोवाइडेड दैट अलग अलग फैक्टर से आपको ट्रिगर मिले, जिससे जो अर्निंग है वो फ्यूचर में ग्रो हो सके एटलीस्ट बाय 25 to 30%। तो यदि आपको ये वीडियो देख के काफ़ी एक अच्छी लर्निंग हुई होगी तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट करके लिखिए जो मेरा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है। इसके अलावा आपका खुद का नाम और आप कौन से सिटी से हो ये भी लिख सकते हो। तो ऐसे ही अलग अलग जो स्टॉक्स है वो अर्ली स्टेज में हम माइक्रो कैप क्लब में आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में रिपोर्ट लिखे हैं, मोर देन 80 रिपोर्ट्स अवेलेबल है। अलग अलग कंपनीज के जो मैनेजमेंट्स है इनके साथ भी हमने लाइव इंटरेक्शंस किए हैं। ये भी लगभग मोर देन 40 वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा माइक्रो कैप क्लब में लर्निंग मॉड्यूल है जहाँ पर आप अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीख सकते हो, मेंटल मॉडल्स के बारे में सीख सकते हो। तो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, और यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके रिलेटेड जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको एक डिटेल वीडियो अच्छा लगा होगा ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स, तो जरूर ये जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ज़रूर आपका ये जो इमेंस एंड वैल्यूएबल सपोर्ट है ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहिए। मुझे भी काफ़ी एक अच्छा एनर्जी मिलता है एंड काफ़ी एक कॉन्फिडेंस मिलता है टू कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़ विथ यू। ऐसे ही वीडियोज़ मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो ज़रूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए, ये वीडियोस को मिस मत कीजिए। तो ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को एट 11 o'clock। तब तक मैंने जो बाकी वीडियोस शेयर की है आपके साथ, ज़रूर आप उनको देखिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी काफ़ी डीप इंसाइट्स मिल जाएंगे।